नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल राठौर संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्याकरण की इस कड़ी के अंदर हम जो है संधि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। दूसरा जो टॉपिक है अपना वो है समास प्रकरण। कौन सा है? समास प्रकरण है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत में क्या अर्थ होता है? देखिए, समसनम इति समास, अर्थात संक्षिप्त करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी कोई भी शब्द है, दो या दो से अधिक शब्द हैं, उसको जोड़ करके यदि हम एक संक्षिप्त शब्द बना देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, इसके अंदर परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं क्या है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं और एक संक्षिप्त शब्द बनते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पर है उदाहरण है, रामस्य अवतार इति, यानी राम का अवतार है वो क्या कहलाता है? रामा अवतार कहलाता है। ठीक है ना? यानी ये रामस्य और अवतार कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं, और ये मिलकर के क्या बन गया? एक शब्द बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके यदि एक संक्षिप्त शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर दूसरा उदाहरण है, कृष्णस्य समीपम इति। कृष्णस्य समीपम इति शब्द क्या बनेगा? उपकृष्णम बनेगा। यानी कृष्ण से एक शब्द है और समीपम दूसरा शब्द है, ये दोनों शब्द मिलकर के एक शब्द बन रहा है उपकृष्णम। यही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है ना? इससे आपको सभी को मित्रों पता चल गया होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक शब्द बनता है, संक्षिप्त शब्द बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समास के प्रकार, जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा के अंदर कुल है 6 समास होते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर हम अध्ययन करेंगे तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। देखिए कैसे हैं। पहला समास है अविर्भाव समास है, दूसरा है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष का ही भेद कौन सा है? कर्मधारी समास है, और कर्मधारी का भेद क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, और चौथा कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना? समस्पदम, समस्पदम का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना, क्या कहलाता है? समस्पद कहलाता है। ठीक है। फिर बाद में है समास विग्रह है, शब्दों को अलग अलग करके विभक्तियों का प्रयोग करना, क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। बहुत सारे जो एग्जामों के अंदर हम देखते हैं कि इसमें समास विग्रह और समस्पद, और तीसरा है उसके अंदर समास का नाम पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि समस्पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है। समस्पद यानी दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ना, क्या कहलाता है? समस्पद कहलाता है। और समास विग्रह यानी दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना है। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। फिर बाद में देखिए, इसके उदाहरण देख लेते हैं। समस्पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, और ये किस तरीके से काम में आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे परोपकार है। परोपकार क्या है? यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया, एक शब्द बना, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर समस्त पद हो गया। अब देखिए, परस्य उपकार इति, ये क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को क्या कर लिया? अलग कर दिया, यानी एक ही शब्द को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर विग्रह हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखो, अनुरतम, ये क्या है? समस्त है, इसको अलग करके क्या कर दिया हमने? रथ से पश्चात कर दिया। क्या कर दिया? रथ से पश्चात कर दिया, तो ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। फिर तीसरा देखो, कृष्ण सर्प है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कृष्ण सर्प इति। ठीक है ना? साथ में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना? किसी में षष्ठी है, इसमें षष्ठी है, इसमें प्रथमा है, इसमें षष्ठी, इसमें प्रथमा है, और इन दोनों के अंदर क्या है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि समस्पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होते हैं। इसके बाद में आपके कभी भी डाउट रहने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से आपको पता चल रहा है कि समस्पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। सबसे पहला जो समास है वो है अविभाव समास। कौन सा है? अविभाव समास है। इसकी संस्कृत के अंदर देखिए क्या परिभाषा है, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभाव। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रदान होता है, जिसमें जो पहला पद होता है उसका अर्थ यदि प्रदान होता है, तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? उसे हम कहेंगे अविभाव समास। ठीक है। अब देखिए, इसमें और भी आगे देखते हैं। इस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। इसमें उपसर्ग भी हो सकता है, इसका निपात भी इसको कहते हैं। आगे क्या है? दूसरा पद क्या होता है? संज्ञावाची होता है,
अव्ययीभाव समास वाले अधिकांश शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में रहते हैं। किसमें रहते हैं? नपुंसकलिंग एक वचन में इसके अधिकांश जो शब्द हैं वो रहते हैं। आगे देखिए, सबसे पहला जो हम लेते हैं अव्यय है वो है अधि। अधि अव्यय का प्रयोग है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे अधिहरि, अधिहरि का समास विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा? हरऊ इति हो जाएगा, ठीक है ना। हरि शब्द की यदि हम सप्तमी विभक्ति एक वचन देखेंगे तो हरऊ होता है, ठीक है ना। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? हरऊ इति, ठीक है। फिर बाद में दूसरा क्या है उदाहरण? अधिकवि है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? कवौ इति हो जाएगा। कवौ यहाँ पर जो है कवि शब्द की है सप्तम विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधि पहला जो अव्यय हो गया, ठीक है ना। इसको हम उपसर्ग भी ले सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था उपसर्ग निपात सब इसके अंदर ही आते हैं। सप्तम विभक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई भी उदाहरण है उसके आगे यदि अधि जुड़ा हुआ है तो इसका जो संज्ञा पद है, ठीक है ना, उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी और अधि की जगह क्या लग जाएगा? इति लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इति लग जाएगा। दूसरा अव्यय यहाँ पर है उप। क्या है? उप है, इसका अर्थ होता है समीप अर्थ में। क्या होता है? समीप अर्थ में होता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इस तरफ जो लिखे हुए हैं ये समस्त पद है और यहाँ पर क्या है? ये समास विग्रह है, ठीक है। समस्त पद देखो यहाँ पर क्या है? उपकृष्णम, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कृष्ण से समीपम। दूसरा है उपगंगम, इसका विग्रह हो गया गंगा यहाँ समीपम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर गंगा जो शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग है, इस कारण से ये इसमें विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, गंगा यहाँ समीपम। फिर बाद में उपग्रहम है तो ग्रह से समीपम। फिर बाद में उपवनम है तो वन से समीपम। फिर बाद में उप यमुनम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमुना यहाँ समीपम। कई बार उदाहरण के अंदर है यहाँ पर समीपम नहीं देकर के समीपे भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो अव्यय है यहाँ पर है अनु। क्या है? अनु है, इसका प्रयोग है पश्चात या योग्यता अर्थ में किया जाता है। सबसे पहले पश्चात वाले तीन उदाहरण देख लेते हैं। अनुरथम, अनुरथम का विग्रह क्या होगा? रथस्य पश्चात, रथ के पीछे। अगला है अनुग्रहम, ग्रहस्य पश्चात यानी घर के पीछे। फिर तीसरा है यहाँ पर अनुगंगम, यानी गंगा यहाँ पश्चात, यानी गंगा के पश्चात या गंगा के बाद। अनु के अंदर ही यहाँ पर देखिए दूसरा रूप है इसका, वो है योग्यता अर्थ में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे समस्त पद है अनुरूपम, इसका विग्रह हो जाएगा रूपस्य योग्यमी, रूप के योग्यता, है ना, रूप की यहाँ पर योग्यता बताई जा रही है। दूसरा उदाहरण है अनुगुणम, यानी गुणा नाम योग्यम, यानी गुणों की योग्यता। अब देखिए यहाँ पर अनु जो है, जब शारीरिक विशेषताओं का किसी प्रकार के आगे अनु लगता है तो वहां पर वो योग्यता अर्थ में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? योग्यता अर्थ में चला जाएगा। फिर तीसरा देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, अनुकूलम तो कुलम कुलम हो जाएगा। अनुदिनम है तो दिनम दिनम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनु वाला जो अव्यय है उसके तीन प्रकार के उदाहरण हैं, अलग अलग तरीके से आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा यहाँ पर अव्यय है वो है प्रति। क्या है? प्रति। वैसे तो प्रति का अर्थ होता है की और होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए विप्सा, विप्सा यानी बार बार अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। जब हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? हर एक दिन, ठीक है ना। उसी को संस्कृत में क्या हो जाएगा? एकम एकम प्रति, यानी जो बाद वाले जो संज्ञा पद आए हैं उसकी दो बार आवृत्ति हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? विप्सा कहते हैं। जैसे प्रति एकम है तो एकम एकम प्रति, और प्रति कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। यदि इस प्रकार का कोई भी उदाहरण आता है प्रति से संबंधित तो इसके पीछे वाली जो संज्ञा है उसकी दो बार आवृत्ति होगी और प्रति कहाँ चला जाएगा? सबसे लास्ट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें प्रति मासम है तो ये मासम जो शब्द है आगे आ गया, दो बार आवृत्ति हुई, मासम मासम, और प्रति कहाँ चले गए? पीछे चले गया। तो इस तरीके से हो जाएगा समास विग्रह मासम मासम प्रति। फिर अगला है प्रतिदिनम है तो दिनम दिनम प्रति। फिर बाद में प्रति वर्षम है तो वर्षम वर्षम प्रति हो जाएगा, ठीक है ना। आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। पांचवें नंबर पे अव्यय है, कौन सा है? निर। निर का अर्थ क्या होता है? अभाव अर्थ में। अभाव का अर्थ होता है कमी, है ना। जहां पर भी कमी दर्शाई जाती है वहां पर निर अव्यय काम में लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है अभाव भी होता है। उदाहरण देखिए यहाँ पर पहला है निर्जनम, जनानाम अभाव, यानी लोगों का अभाव हो गया वहां पर। दूसरा है निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव, मक्षियों का अभाव हो गया।
निर्जलम है तो जलस्य अभाव हो जाएगा। इसके अंदर भी देखिए जो बाद वाला संज्ञा पद है उसमें विभक्ति लग करके वो कहाँ आ जाएगा आगे, और निर है वो शाब्दिक अर्थ में बदल करके कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। निर का अर्थ क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, अभाव होता है। फिर छठवें नंबर पे देखिए यहाँ पर अव्यय है यथा है, जिसका अर्थ होता है अंतिक्रम्य होता है और अनुसार अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है यथा शक्ति है तो शक्ति अंतिक्रम्य यानी शक्ति के अनुसार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है यथा योग्यम, योग्यता अंतिक्रम्य यानी योग्यता के अनुसार हो जाएगा। तीसरा है यथा स्थानम, स्थानम अंतिक्रम्य स्थान के अनुसार हो जाएगा। चौथा है यहाँ पर यथा विधि, विधि अंतिक्रम्य यानी विधि के अनुसार हो जाएगा। इसके अंदर भी क्या है, बाद वाली जो संज्ञा पद है वो आगे आकर के विभक्ति में लग गई, और यथा जो है शाब्दिक अर्थ में बदल करके कहाँ चला गया, पीछे चला गया, यानी अंतिक्रम्य लग गए हैं। ठीक है ना। सातवें नंबर पे जो अव्यय है वो है सह। इसका अर्थ होता है साथ या सहित अर्थ में होता है। अगर हम कार्य के अंदर देखते हैं तो सह शब्द का प्रयोग है सात अर्थ में किया जाता है, और इसके योग में है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरणों के अंदर है स चित्रम यानी चित्रेण सहितम, चित्र के साथ होगा इसका अर्थ। दूसरा उदाहरण है स शस्त्रम है तो शस्त्रेण सहितम हो जाएगा। स मित्रम है तो मित्रेण सहितम हो जाएगा। अब बाद वाले जो संज्ञा पद है उसमें तृतीय विभक्ति लग जाएगी, और स जो शाब्दिक अर्थ में है सहितम अर्थ में चल जाएगा, और इस तरीके से ये इसका समास पद बन जाएगा, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। तो 7 तक जो आपके अव्यय दिए गए हैं वह आपके कक्षा 10 के अनुसार है, और इसके आगे जो अव्यय चलेंगे उसके उदाहरण चलेंगे। वो अगर कोई विद्यार्थी हैं किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद जो है ये सिद्ध होने वाला है। ठीक है ना। यदि हम कक्षा 10 की बात करें तो 7 तक ही उनके अव्यय हैं, और उसके आगे जो वीडियो बन रहा है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी प्रकार की कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हैं। ठीक है। अगला अव्यय है कौन सा है, सु। सु का अर्थ है समृद्धि अर्थ में होता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सुमद्रम, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, मद्रा नाम समृद्धि। दूसरा है सुमगधम है तो मगधा नाम समृद्धि हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई भी उदाहरण है जिसके आगे सु जुड़ा हुआ है इसका अर्थ किस में किया जाएगा, समृद्धि अर्थ में किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसका विग्रह इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगला देखिए दुर है। दुर अव्यय का अर्थ है व्यर्थी अर्थ में होता है। जैसे कोई भी उदाहरण है जिसके आगे दुर लगा हुआ है, जैसे दुर यौनम है तो यौना नाम व्यर्थी हो जाएगा। दुर मूढ़म है तो मूढ़ा नाम व्यर्थी हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें भी क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये पीछे वाला जो संज्ञा पद है वो आगे आ गया और विभक्ति में लग गया, और पीछे वाला पद है वो अर्थ में कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला देखो अति है। अति का प्रयोग अति अर्थ में किया जाता है, और हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, ध्वंस या नाश अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। इसके उदाहरण देखिए यहाँ पर अति हिमम यानी हिमस्य अत्य यानी जो हिम है बर्फ है उसका क्या हो रहा है, नाश हो रहा है, उसका ध्वंस हो रहा है। दूसरा उदाहरण है अति शीतम है, शीतस्य अत्य यानी इसका जो प्रयोग है क्या हो रहा है, यानी शीत, शीत यानी ठंड या सर्दी का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। अति का यहाँ पर प्रयोग है अधिकता के अर्थ में नहीं, इसका प्रयोग यहाँ पर ध्वंस या नाश अर्थ में हो रहा है। तो यदि परीक्षा के अंदर आपके आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अंदर भी क्या हो रहा है, देखो बाद वाला शब्द इसमें विभक्ति लग करके कहाँ आ गया, आगे आ गया, और ये जो है बाद में चला जाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर देखो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर अति हिमम है, क्या है, अति हिमम हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो गया, हिमस्य अति हो गया और शीतस्य अति हो गया। ठीक। 11वां अव्यय देखिए यहाँ पर है असंप्रति है। इसका प्रयोग है असमयोचित के लिए किया जाता है। इसका समस्त पद है, जैसे अति क्रीड़ा है तो क्रीड़ा संप्रति न युज्यते। दूसरा है अति हासम है तो हास संप्रति न युज्यते। ठीक है ना। फिर देखिए अगला 12वें नंबर पे है शब्द प्रादुर्भाव है, प्रकाशित अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश, और इति कपिलम यानी कपिल शब्द से प्रकाश। फिर अगला है सादृश्य यानी मुख्य अर्थ में किया जाता है। स हरि यानी हरे सादृश्यम, स विष्णु विष्णु सादृश्यम। तो यहाँ पर जो अव्यय दिए गए हैं उसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है, इस प्रकार के सेम अगर उदाहरण आते हैं, जैसे अति इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इति जुड़ा हुआ है, स जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का विग्रह है आपको ध्यान में रखना है। और परीक्षा में इस प्रकार के कोई उदाहरण आते हैं तो सेम एज इट इज इसी तरीके से आपको सॉल्व वहां पर करना है।
अगला अव्यय यहाँ पर देखें, अनुपूर्वी यानी क्रम अर्थ में होता है। अनु ज्येष्ठम है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ से अनुपूर्वीयन हो जाएगा। दूसरा है अनुदीर्घम है, तो दीर्घ से अनुपूर्वीयन हो जाएगा। इस प्रकार का उदाहरण कहीं पर आता है तो आपको परीक्षा में ऐसे ही विग्रह करना है, ठीक है। विग्रह पूछते हैं तो आपको समस्त पद ऐसे करना है, ठीक है। अगला है संपत्ति है, तो सशत्रम है, तो शत्राणाम संपत्ति ही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर साकल्य यानी संपूर्ण अर्थ में है, सतरणम तरणम अपि अपरित्यज्य, ये हो जाएगा। अगला है 17वां अंत वचन यानी पर्यंत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे सा अग्नि है तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम हो जाएगा। और दूसरा है समासम है तो समास पर्यंतम हो जाएगा, ठीक है। जब हम समास प्रकरण पढ़ रहे हैं तो समास प्रकरण के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे उदाहरण हैं वो अपवाद के रूप में भी काम में आते हैं। जैसे हम इस उदाहरण को यहाँ पर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है संख्यावाची शब्दों के बाद यदि नदियों का नाम आता है तो यहाँ पर देखिए द्वियमुनम है और सप्त गंगम यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। यदि इस उदाहरण को देखेंगे तो आपके मन में आएगा यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इसके आगे क्या है, यहाँ पर संख्यावाची शब्द आया हुआ है, तो सीधा सा दिमाग में आएगा कि यहाँ पर द्विगु समास होना चाहिए, क्योंकि द्विगु समास ही कहता है कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा यदि संज्ञावाची होता है और समाहार का बोध होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। लेकिन ये एक अपवाद के रूप में है। यदि संख्यावाची शब्द के बाद में यदि नदियों का नाम आता है, किनका नाम आता है, नदियों का नाम आता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पे द्विगु समास नहीं होकर के वहां पर अविभा समास होगा। देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण है द्वियमुनम है, द्वयो यमुनियो समाहार, दो यमुनाओं का समाहार क्या कहलाता है, द्वियमुनम कहलाता है। दूसरा उदाहरण है सप्त गंगम है, तो सप्ता नाम गंगा नाम समाहारः, यानी 7 गंगाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, सप्त गंगम कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ अपवाद भी आते हैं लेकिन उस अपवाद को भी हम आसानी से बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आप देखते रहें। इसके अंदर जितने भी आपके ग्रामर के जितने भी आपके बिंदु हैं, जितने भी ग्रामर के आपके इसमें व्याकरण दी हुई है वो पूरी की पूरी व्याकरण है, आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मिलेगी। बस आप इसको वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में इसको स्किप नहीं करें, अच्छे से देखें, आसानी से देखें, अपने मित्रों के साथ में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को आप है सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।